न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि आज भारत का पहला निजी रॉकेट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। इसरो के श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से इसकी लॉन्चिंग होगी और बता दें आपको कि स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने ये रॉकेट बनाया है और सुबह करीब 11:30 बजे निजी रॉकेट जो है वो लॉन्च होगा और भारत में पहली बार एक निजी स्पेस कंपनी अपना रॉकेट लॉन्च करने जा रही है। ये लॉन्चिंग इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से होगी और इस रॉकेट को हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट लॉन्च एक टेस्ट फ्लाइट है। खराब मौसम को देखते हुए रॉकेट लॉन्च के लिए 15 से 19 दिसंबर 2022 तक एक नई लॉन्च विंडो दी गई है। लॉन्च के लिए आज का दिन सुनिश्चित किया गया है। ये लॉन्च सुबह 11:30 बजे किया जा रहा है। इस रॉकेट का नाम विक्रम एस है, जिसका नाम मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इस लॉन्चिंग को मिशन प्रारंभ नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक विक्रम एस एक सब ऑर्बिटल उड़ान भरेगा और इस लॉन्च के लिए स्काई रूट और इसरो के बीच समझौता हुआ है। विक्रम एस रॉकेट सिंगल स्टेज का सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो अपने साथ 3 कमर्शियल पेलोड्स लेकर जा रहा है और ये एक तरह का परीक्षण है। अगर इसमें सफलता मिलती है तो भारत निजी स्पेस कंपनी के रॉकेट लॉन्च के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, क्योंकि जबलपुर के दौरे पर है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संगठन के कार्यों पर आज वो मंथन करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी शामिल होंगे मोहन भागवत। बता दें आपको कि मानस भवन में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। तो जबलपुर के 3 दिन के दौरे पर है आरएसएस प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत। आज से जबलपुर के 3 दिवसीय दौरे पर है। आपको बता दें कि भागवत 20 नवंबर तक जबलपुर में ही रहने वाले हैं। इस दौरान वो पूरे महाकौशल प्रांत से आने वाले संघ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं के परिवारों से भेंट करेंगे। संघ की स्थानीय शाखा के मुताबिक 19 नवंबर को मानस भवन में शाम 6 बजे सरसंघचालक भागवत एक प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को भी संबोधित करेंगे। संघ की ये परंपरा है कि केंद्रीय अधिकारियों को एक निश्चित अंतराल में हर प्रांत में जाना होता है। इसी क्रम में सरसंघचालक भागवत का जबलपुर आना हो रहा है। इन 3 दिनों में वो कार्यकर्ताओं से शाखा कार्य, सेवा कार्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण, कृषि और श्रमिक कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। संघ भले ही इस सरसंघचालक का सामान्य प्रवास बता रहा है, लेकिन राजनीतिक जानकार 2023 के विधानसभा चुनाव की फील्डिंग के तौर पर भी इसे देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सरसंघचालक इस दौरान जबलपुर के राजनीतिक ताप का भी आंकलन कर सकते हैं। कभी संघ का गढ़ माने जाने वाले जबलपुर में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के आधे विधायक हैं। महाकौशल के प्रमुख नगर जबलपुर को प्रदेश की आदिवासी जमात की राजनीति का केंद्र भी माना जाता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे टेरर फंडिंग की। दरअसल टेरर फंडिंग के खिलाफ नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन पीएम मोदी दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे हैं और आतंक पर लगाम लगेगी इस कार्यक्रम के तहत, क्योंकि वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। तो भारत समेत 73 देश इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस सम्मेलन में दुनिया भर से 450 प्रतिनिधि जो है वो शामिल होंगे। पाक अफगानिस्तान कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे। 2018 में पेरिस, 2019 में मेलबर्न में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और देश की राजधानी दिल्ली में आज नो मनी फॉर टेरर की 3री बैठक की शुरुआत होने जा रही है। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से होगी और इस बैठक में 72 देशों के रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा लेंगे और भारत समेत कुल 73 देशों के नुमाइंदे इसमें शिरकत कर रहे हैं। 3री काउंटर टेरर फाइनेंसिंग कॉन्फ्रेंस में 20 से ज्यादा देशों के मंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा आतंकवाद विरोधी अभियान में शामिल कई संस्थाएं इसमें शामिल हो रही हैं। आतंकवाद विरोधी संस्था
FATF और अन्य एजेंसियां भी बैठक को संबोधित करेंगी। सारे महत्वपूर्ण देश इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं और इस बैठक का मुख्य मकसद है आतंकियों की फंडिंग को रोकना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद पर नकेल कसने के लिहाज से ये बैठक काफी अहम है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं की फंडिंग में इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के तरीकों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग का एक अहम मुद्दा नार्को टेररिज्म भी होगा। और अब बात गुजरात की, जहां पर बीजेपी का चुनावी अभियान जो है वो तेज हो गया है, क्योंकि जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्रियों ने कमर कस ली है। बता दें आपको कि 89 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं की रैली है। आज नवसारी, अंकलेश्वर, राजकोट में नड्डा की रैली है। नितिन गडकरी भी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। तो गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है। अपनी चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाल लिया है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के नवसारी, अंकलेश्वर और राजकोट पूर्व में रैलियों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी गुजरात में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए बीजेपी के मंत्री पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर गुजरात के 89 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत इन सभी 89 क्षेत्रों में 1 दिसंबर को मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर भी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। तो 89 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के नेताओं की रैली है। और तो गुजरात में बीजेपी का चुनावी अभियान जो है वो लगातार तेज होता चला जा रहा है। और अब जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कमर कस ली है। ये तमाम लोग गुजरात की सरजमी पर जाएंगे और 89 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग बीजेपी नेताओं की रैली का कार्यक्रम है। इनमें नवसारी, अंकलेश्वर, राजकोट में जेपी नड्डा जो है वो रैली करेंगे। इसके अलावा अनुराग ठाकुर का भी कार्यक्रम है। नितिन गडकरी की भी कई रैलियां होनी है, कई रैलियों को संबोधित करेंगे। तो नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ही नहीं बल्कि गुजरात चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि हिमाचल के बाद अब गुजरात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। मोरबी, भरूच और सूरत में योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। 3 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक है सीएम योगी आदित्यनाथ और लिहाजा गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी अपने चुनावी अभियान को और तेज करती जा रही है। बीजेपी की तरफ से अभी तक तो सिर्फ पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही प्रचार करते नजर आ रहे थे। अब पार्टी भगवा रंग को और गाढ़ा करने वाली है। गुजरात के रण में अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। आज से सीएम योगी गुजरात के चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। गुजरात में योगी पहले ही दिन ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। वो पहले ही 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी गुजरात के मोरबी, भरूच और सूरत में विशाल जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। योगी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में सुर्खियां बटोर चुका है। गुजरात के लोग भी इस मॉडल को काफी पसंद करते हैं, इसलिए सीएम योगी के आने से पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। योगी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और अब बात समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की, क्योंकि आजम खान को निर्वाचन आयोग से बड़ा झटका लगा है। वोटर लिस्ट से समाजवादी पार्टी के नेता का नाम हटाने के आदेश आ चुके हैं। उपचुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे आजम खान। रामपुर चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे आजम खान। आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत ये कार्रवाई हुई है। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को निर्वाचन आयोग से ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। आजम खान अब आगामी चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने मतदाता सूची से नाम हटाने का आदेश बाकायदा जारी कर दिया है। इसके बाद 5 दिसंबर को रामपुर में दरअसल उपचुनाव होना है, लेकिन 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में आजम खान वोट नहीं डाल पाएंगे। बीजेपी के रामपुर से प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी और एसडीएम को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि नियम के मुताबिक आजम खान के मतदान का अधिकार वापस लिया जाना चाहिए और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए। और बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। भारत जोड़ो यात्रा में बघेल शामिल होंगे। महाराष्ट्र में लगातार भारत जोड़ो यात्रा जारी है। महिला एमपी एमएलए यात्रा में शामिल होंगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और अपने इस दौरे के दौरान सीएम बघेल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के
शेगांव में राहुल की यात्रा में शामिल होंगे और बघेल सुबह 11 बजे विवेकानंद एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 3 बजे वो शेगांव पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगे। भूपेश बघेल करीब 1.5 घंटे तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, जिसके बाद शाम 6 बजे वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र से होकर गुजर रही है। इस यात्रा में कांग्रेस की महिला सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। तो महाराष्ट्र के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल और इस दौरान वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। महिला एमपी एमएलए यात्रा में आज शामिल होंगी यहाँ पर। तो महाराष्ट्र में लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जारी है और ये कारवां धीरे धीरे राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ रहा है कांग्रेस का, और इसी में दिन ब दिन एक के बाद एक लोग जो है वो शामिल होते हैं। और अब महाराष्ट्र के दौरे पर क्योंकि सीएम भूपेश बघेल हैं तो वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। और चलिए अब सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थाईलैंड से अहम खबर की। आपको बता दें कि थाईलैंड में शिखर सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। बैंकॉक में होगा एपिक शिखर सम्मेलन और प्रोग्राम में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 21 देशों का संगठन समूह है एपिक और 2 दिन तक ये शिखर सम्मेलन चलेगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आज से होने जा रही है। इस 21 सदस्यीय संगठन के समक्ष यूक्रेन में युद्ध, एशिया में दबदबा कायम करने की प्रतिद्वंदिता, खाद्य और ऊर्जा की किल्लत का वैश्विक संकट, मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला में आपको बता दें कि व्यवधान जैसे चर्चा के कई विषय शामिल हैं। और थाईलैंड के विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव थानीथोंग फागडी ने कहा कि ये साल कई मोर्चों पर चुनौतीपूर्ण रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरा एपीईसी क्षेत्र अभी भी कोविड-19 के प्रभावों से जूझ रहा है और उन आर्थिक संकटों, तनाव और संकटों से उबर रहा है जिन्होंने हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। इस शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल नहीं हो सकेंगे। यूक्रेन युद्ध के कारण पुतिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाने से बच रहे हैं, वहीं बाइडेन एक निजी कार्यक्रम की वजह से इसमें नहीं आ पाएंगे। उनकी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शिखर सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करेंगे। राहुल गांधी ने जब से मीडिया में वीर सावरकर की अंग्रेजों को लिखी चिट्ठी दिखाई है, उसके बाद से बीजेपी नेता लगातार राहुल को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोग से राज्य के सीएम रहे उद्धव ठाकरे ने राहुल के बयान से असहमति जताई है। राहुल के बयान पर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें राहुल ने सावरकर की चिट्ठी दिखाकर मीडिया को बताया था कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर बने रहना चाहते थे, जबकि गांधी नेहरू ने ऐसा कभी नहीं किया था। वहीं इस मामले पर सावरकर के पोते ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रंजीत ने बताया कि राहुल कहते हैं कि सावरकर देश के खिलाफ काम करते हैं। राहुल ने ऐसा बोलकर वीर सावरकर का अपमान किया है। और अब बात श्रद्धा मर्डर केस की। इस केस के आरोपी आफ्ताब ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है कि उसने पहचान छिपाने के लिए श्रद्धा का चेहरा जला दिया था। इस बीच गुरुवार दिन में दिल्ली के साकेत कोर्ट में वकीलों ने प्रदर्शन करके जमकर नारेबाजी की। वकीलों की मांग थी कि श्रद्धा के कातिल आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वकीलों के प्रदर्शन की वजह से कोर्ट परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस को इस प्रदर्शन का इनपुट पहले से ही था, इसलिए उसने कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की मांग की थी। गुरुवार को साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब को पेश किया गया। कोर्ट ने आफ्ताब की पुलिस कस्टडी 5 दिन बढ़ा दी है। कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की परमिशन दी है। महाराष्ट्र सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर एक और चिट्ठी बम फोड़ा है। अपने वकील अनंत मलिक के माध्यम से सुकेश ने केजरीवाल और सिसोदिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली के मॉडल स्कूलों में टैबलेट सप्लाई के लिए घूस मांगी थी। सुकेश ने इस मामले को वर्ष 2016 का बताया है। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा है कि साल 2016 में दिल्ली के मॉडल स्कूलों में टैबलेट सप्लाई करने के लिए उसने एक कंपनी के बारे में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को बताया था। सौदे को लेकर कंपनी, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बीच कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई। सुकेश ने कहा कि इन बैठकों में वो भी शामिल था, हालांकि बाद में सौदा नहीं हो सका।
मनीष सिसोदिया पर एक और चिट्ठी बम जो है वो फोड़ा है सुकेश की तरफ से, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जो एक स्कूलों में टैबलेट जो बांटे जाने थे उसमें भी घोटाले की तरफ इशारा इस चिट्ठी में किया गया है। तो महाठग है सुकेश, जिसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चिट्ठी बम फोड़ा है और इसमें तमाम बातों का जिक्र किया है। मनीष सिसोदिया पर एक और चिट्ठी बम फोड़ा है, इसमें सत्येंद्र जैन का जिक्र किया गया है, मनीष सिसोदिया का जिक्र किया गया है कि बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरा सौदा कई बार हुआ था, 2 से 3 बार, लेकिन बाद में सौदा जो था किसी वजह से वो कैंसिल हो गया था। तो एक के बाद एक चिट्ठी बम जो है वो लगातार फोड़े जा रहे हैं। तो इससे पहले भी कई चिट्ठी बम आप नेताओं पर मुकेश सुकेश फोड़ चुका है। बढ़ेंगे आगे। देश में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी है भारतीय सेना की 6 महिला अधिकारी। जी हां, इन 6 महिला सेना अधिकारियों ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स और डिफेंस सर्विसेज टेक्निकल स्टाफ कोर्स की परीक्षाएं पास की हैं। बता दें कि ये परीक्षा सितंबर के महीने में हर साल आयोजित की जाती है और पिछले 2 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से ये हो रहा है, जिसमें युद्ध के अलावा सभी हथियारों और सेवाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के साथ साथ कमांड पोस्टिंग भी दी जाती है। सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि 6 में से 4 महिला अधिकारी डीएसएसपी और वेलिंगटन में तीनों सेवाओं के अपने पुरुष समकक्षों के साथ 1 साल का कोर्स करेंगी और उन्हें परिचालन, सैन्य खुफिया, परिचालन, रसद और कर्मचारियों की नियुक्तियों के प्रशासनिक पहलुओं पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। और अब बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के उद्देश्य से गठित सभी समितियों से तत्काल प्रभाव से भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया यह गया है कि विघटन के बाद नई कार्यकारिणी का गठन जल्द किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि विधानसभा चुनाव के उद्देश्य से समितियों का गठन किया गया था, इसलिए उन्हें भंग करना स्वाभाविक था। 2022 के विधानसभा चुनाव में विनाशकारी प्रदर्शन के बाद पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के एक नए फॉर्मूले के तहत 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ अपनी राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में पूर्व लोकसभा सदस्य ब्रजलाल खबरी को नियुक्त किया है। क्षेत्रीय प्रमुख नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे, अनिल यादव, अजय राय, वीरेंद्र चौधरी और योगेश दीक्षित हैं। उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में हुए फर्जी दाखिलों के मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसटीएफ ने निलंबित आयुर्वेद निदेशक प्रोफेसर एसएन सिंह समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड काउंसलिंग वेंडर कुलदीप सिंह वर्मा भी शामिल है। इसके अलावा काउंसलिंग कराने वाली एजेंसी B3 सॉफ्ट सॉल्यूशन से जुड़े 8 कर्मचारियों को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इनमें गौरव गुप्ता, हर्षवर्धन तिवारी, सौरभ मौर्य, रुपेश श्रीवास्तव, रुपेश रंजन पांडे, इंद्रदेव मिश्रा और प्रबोध कुमार सिंह शामिल हैं। एसटीएफ ने 13 दिनों की जांच पड़ताल के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि डाटाबेस में हेराफेरी करते हुए ऐसे 891 छात्रों को दाखिला दिला दिया गया था। इनमें से 22 ऐसे मिले जो नीट में शामिल ही नहीं हुए थे, जबकि अन्य की मेरिट काफी कम थी। मामले की सीबीआई से जांच के लिए योगी सरकार ने केंद्र सरकार से पहले ही सिफारिश कर रखी है। बिहार निगरानी विभाग ने एक और भ्रष्ट अधिकारी को शिकंजे में लिया है। पटना के शेखपुरा दुर्गा आश्रम स्थित ड्रग इंस्पेक्टर के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई में सोने की कटोरी, चांदी का गिलास और नकद बरामद किए गए हैं। यही नहीं, छापेमारी के दौरान विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। सोने के जेवरात समेत अन्य कीमती चीजें भी बरामद की गई हैं। वहीं बैंक डिटेल और जमीनी कागजात भी निगरानी की टीम ने खंगाले हैं। बता दें कि निगरानी विभाग की टीम के डीएसपी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने बताया कि दवा व्यवसायी मुकेश कुमार और विनोद कुमार से ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने 2 लाख से भी ज्यादा की घूस की मांग की थी। वहीं जैसे ही दोनों दवा व्यवसायी पैसे लेकर ड्रग इंस्पेक्टर के पास पहुंचे और ड्रग इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम पकड़ाई, वैसे ही विजिलेंस की टीम ने उन्हें धर दबोचा। विजिलेंस की इस कार्रवाई के बाद अन्य अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर है सीतामढ़ी में पदस्थापित नवीन कुमार। नवीन कुमार के विरुद्ध शिकायत मिला था कि रिश्वत की राशि मांग रहे हैं। तो आज सुबह में कार्रवाई करते हुए निगरानी के टीम के द्वारा नवीन कुमार के सीतामढ़ी स्थित किराए के मकान से उनको रिश्वत की राशि 2 लाख लेते हुए गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसी कार्रवाई के आलोक में पटना स्थित उनके इस मकान पर सर्च की कार्रवाई की जा रही, तलाशी की कार्रवाई की जा रही है और प्रक्रिया जारी है। अभी आपके सामने जो भी मिला है इस घर से उसका एवेल्युएशन हो रहा, मूल्यांकन हो रहा है
और फाइनली बताया जाएगा क्या सब मिला है। और अगली सनसनीखेज खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां केजीके डिग्री कॉलेज में लेडीज बाथरूम में मोबाइल से वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के ही एक कर्मचारी ने लेडीज बाथरूम में चोरी से छिपाकर मोबाइल रख दिया और उसके द्वारा वीडियो बनाया गया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बताया जा रहा है। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है और वहीं फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें रवाना कर दी गई हैं। चर्चित श्रद्धा हत्याकांड सुर्खियों में है। हत्याकांड के बाद से समाज के जागरूक लोगों में बेचैनी है। कानून के जानकारों में यूपी पीसीआर एक्ट 2021 में संशोधन की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने श्रद्धा हत्याकांड पर सीएम योगी को पत्र लिखा है और बता दें आपको कि पत्र लिखकर उन्होंने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है और साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील भी की है कि ऐसे मुजरिम को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की जांच 60 दिनों में पूरी कर कोर्ट के ट्रायल को भी 60 दिनों में पूरा कराकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। 60 दिनों में ट्रायल पूरा कराने की मांग इस पत्र के जरिए की गई है और श्रद्धा के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग इस लेटर के जरिए की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।